औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने फर्दर सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक किसी के जहन में कोई डिफ़िकल्टी हो तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए रिकॉल कर दूंगा, वरना हम सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, कोई भी सवाल नहीं है किसी के जहन में, तो हम सेशन को अपने कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में बात कर रहा था कि हम सिंप्लीफाइड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को जो PMW का है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, और मैंने आप लोगों को ये फ़र्क बताया कि हम क्यों टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फ़र्क क्या होता है और क्या वजह है कि हम टाइम डोमेन को और फ्रीक्वेंसी डोमेन को साथ लेके चलते हैं। तो ये वजह थी इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताई है, और इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये चीज़ आपको आगे भी काम आएगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रायंगुलर वेवफॉर्म मस्ट बी सिग्निफिकेंटली हायर। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ट्रायंगुलर वेवफॉर्म की वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होती है देन द हायर इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी, so that the lowest frequency harmonic as well above the range of the input signal frequency। तो आपके जो हार्मोनिक्स होते हैं, नॉइज होता है, वो यहाँ से एलिमिनेट हो पाता है और यहाँ से पास हो जाता है। इनपुट सिग्नल आपका पास हो जाता है जबकि हार्मोनिक और हायर कंटेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है। इनपुट के मुकाबले में जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो आपका ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में होता है, इसीलिए उसको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाता है। द कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट का जो स्टेज था, फिर मैंने आपको ये बता दिया था पहले ही कि कौन सा पुश होता है, कौन सा पुल करता है, एम्पलीफिकेशन होती है, लो पास फिल्टर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी बताई है। कोई डिफ़िकल्टी यहाँ तक किसी को है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, रिपीट करवानी है तो मुझे बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी किसी को नहीं है तो अच्छी बात है। और फिर उसके बाद मैंने ये बताया था इस पूरी सिग्नल को एक्सप्लेन करने के बाद कि किस तरीके से हमारे जो मॉसफेट क्लास डी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी होती है वो 100% होती है। In a practical case, each MOSFET would have a few tenth of volt across it in on state. There is also a small internal power dissipation in the comparator and triangular wave generator. Also, power is dissipated during the fine switching time, so the ideal efficiency of 100% can never be reached in प्रैक्टिस। मतलब आपको 100% तो नहीं मिल सकती एफिशिएंसी, क्योंकि कुछ ना कुछ पावर डेसिपेट होती है। तो पावर डेसिपेटेड या डेसिपेट पावर क्या होती है, कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसिपेटेड पावर? जी जनाब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर डेसिपेशन, डेसिपेटेड पावर, क्या मतलब होता है इसका? एनीवन हैव आइडिया अबाउट दिस? डेसिपेटेड पावर का मतलब होता है जनाब वो पावर जो ज़ाया हो रही होती है, और ख़ास तौर पे वो पावर जो हमारी ज़ाया हो रही होती है हीट की फॉर्म में। डेसिपेशन पावर उसे कहते हैं, डेसिपेटेड पावर। क्योंकि ट्रांजिस्टर जो अमूमन लगे होते हैं वो स्विच करते हैं, ठीक है, फाइनाइट स्विचिंग टाइम। तो उस स्विचिंग के नतीजे में आपकी स्पार्किंग आर्किंग भी बाज़ औक़ात होती है और उसमें आपकी पावर लॉस हो रही होती है। तो वो पावर जो इस तरह डेसिपेशन में लॉस हो रही होती है उस पावर को डेसिपेटेड पावर कहते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्टी कोई है किसी को तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। तो इस डेसिपेटेड पावर के लॉस की वजह से आपको 100% एफिशिएंसी नहीं मिल पाती, और यही वजह है कि आपको जब 100% एफिशिएंसी नहीं मिल पाती, ये तो एक आइडियल लेवल पे एफिशिएंसी 100% मिलती है, तो फिर आप कहते ये हैं कि 100% ना सही 96.1% एफिशिएंसी मिल गई, इट वुड बी इनफ फॉर इट, ठीक है जी। ओके जी, तो ये मकसद था। तो कैन नेवर बी रीच इन प्रैक्टिस। इन प्रैक्टिकल सिनेरियो 100% पावर कैन नॉट बी अचीव ड्यू टू द पावर डेसिपेशन ऑफ स्विचिंग of the MOSFET,
but we can get reach of 96.1% in practical scenarios that we already discussed in this numerical in our last sessions. उसके बाद फिर मैंने इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन की थी और इसके हवाले से मैंने ये भी बताया था कि जो प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपको एफिशिएंसी 96.1% मिल जाती है, इस एफिशिएंसी को अगर आप और से देखें तो मैंने ये चीज़ आपको प्रोवाइड की है असाइनमेंट नंबर 3 के अंदर भी, तो उसकी मैंने डिटेल मज़ीद उसकी सोल्यूशन और उसकी प्रैक्टिकल सिनेरियोज या 100% एफिशिएंसी अगर आपको हासिल करनी हो तो वो आपकी आइडियल लेवल पे और थियोरेटिकल लेवल पे होती है। प्रैक्टिकल सिनेरियोज में अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए तो वो 100% से स्लाइटली लेस होगी, दैट मीन्स 96.1%। यहाँ तक क्लियर है जनाब? ये हमने अपने प्रीवियस सेशन ही डिस्कस कर रहे हैं। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। लो पास फिल्टर की सिग्निफिकेंस क्या है या हम इसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। द लो पास फिल्टर रिमूव्स द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड हार्मोनिक्स एंड passes only the original signal to the output। ठीक है, तो जो हमारी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है जो इनपुट के साथ हमें आखिर में मिल रही होती है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ दोबारा, हमने ब्लॉक डायग्राम पे डिस्कस की थी। अगर आप यहाँ देखें तो हम मॉड्यूलेशन जब कर रहे होते हैं तो हमें आखिर में जाके एम्पलीफिकेशन में इनपुट फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ये दोनों साथ मिल रहे होते हैं, मतलब इस सूरत में ये दोनों साथ मिल रहे होते हैं। तो आखिर में हमें इस पर्पल वाले सिग्नल को रिमूव करना होता है और इस ब्लू वाले सिग्नल को टेक करना होता है। तो इस मकसद के लिए हम ये करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो उसको रिमूव करने के लिए, यानी इस कंटेंट को रिमूव करने के लिए, सॉरी इस कंटेंट को रिमूव करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए हम फिल्टर आउट करते हैं। और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड हार्मोनिक्स कैन पासेस ओनली द ओरिजिनल सिग्नल, यानी ओरिजिनल सिग्नल सिर्फ पास हो पाता है और बाकी जो हार्मोनिक और मॉड्यूलेटिंग आपकी फ्रीक्वेंसी है वो एलिमिनेट हो जाती है टू द आउटपुट। द फिल्टर हैज़ अ बैंडविड्थ, बैंडविड्थ से मुराद ये उसकी एक लिमिट होती है, स्टार्टिंग लिमिट्स और एंडिंग लिमिट्स। इन बिटवीन काम कर रहा होता है आपका फिल्टर जो सिग्नल ऑफ लो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा होता है। उस मकसद के लिए हम फिल्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। हैज़ अ बैंडविड्थ दैट पासेस ओनली द इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसीज दैट इलस्ट्रेट इन दिस फिगर। तो ये फिल्टर का जो रिस्पॉन्स है इसमें हमें ये चीज़ हासिल हो रही होती है। फिल्टर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको यहाँ से मिलती है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी समझते हैं क्या होती है? एक होती है आपकी स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ की ऑफ द फिल्टर, और बैंडविड्थ के फिल्टर की जो आखिरी फ्रीक्वेंसी जहाँ पे उसे कट ऑफ करना है, फिल्टर को कट ऑफ करना है या जहाँ तक पास करना है, तो वो फ्रीक्वेंसी फिल्टर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है कि वहाँ तक का सिग्नल सिर्फ पास होगा, यानी यहाँ की बैंडविड्थ से लेके यहाँ की बैंडविड्थ तक, बाकी इसके अलावा पास नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक, तो हमने ये डिस्कस कर लिया। तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। सिग्नल फ्लो जो है अब इस पर बात करते हैं। शोज द सिग्नल एट ईच पॉइंट इन क्लास डी एम्पलीफायर। अ स्मॉल ऑडियो सिग्नल इज अप्लाइड एंड पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड to produce a pulse width modulation signal at the output of the modulator where voltage gain is achieved. The pulse width modulation drives the complementary MOSFET stage to achieve power amplification। तो आपकी जो pulse width modulation होती है असल में वो आपके complementary MOSFET को लेके चलती है स्टेज वाइज, जो एम्पलीफिकेशन के हिसाब से आपको अचीव हो जाती है। The PMW modulation signal is filtered and the amplified audio signal appears। और उसके बाद आखिर में आपको एम्पलीफाई हुआ हुआ सिग्नल और वो आपको हासिल हो जाता है एम्पलीफायर के एंड पे। एम्पलीफाई हुआ हुआ लोड की साइड पे आपको फिल्टर के बाद सिग्नल अपना मिल जाता है एम्पलीफाइड हुआ हुआ, जो कि आपको रिक्वायर्ड होता है क्लास डी एम्पलीफायर के बाद। appears on the output of the sufficient power to drive the speaker। तो फिर वो स्पीकर के एंड पे आता है और क्लास डी एम्पलीफायर से मिला हुआ जो स्पीकर के ऊपर सिग्नल होता है आपको, वो आपको मैक्सिमम लेवल पे मिलता है। अच्छा जी, अच्छा कोई बताएगा ये जो एम्पलीफायर्स होते हैं ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, इनकी एम्पलीफिकेशन या इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं? कोई बताएगा एम्पलीफायर्स के हवाले से कहाँ इस्तेमाल होते हैं? स्पीकर।
अच्छा जी, स्पीकर में ही सिर्फ इस्तेमाल होते हैं और इसके अलावा एम्पलीफायर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कोई बता सकता है? स्पीकर एक जनरलाइज एप्लीकेशन है, ये तो एक मैट्रिक के बच्चे को भी पता होगी बात, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट को इतना तो पता होना चाहिए कि एम्पलीफायर की जो एप्लीकेशंस है वो और कहाँ कहाँ हैं। तो इसके अलावा कोई और बताएगा? हम एम्पलीफिकेशन, सर मोबाइल टावर में मोबाइल करंट टावर, वोल्टेज, करंट वोल्टेज में किस तरीके से एम्पलीफिकेशन होती है, आप बताएं। कन्वर्टर कन्वर्टर मतलब करंट वोल्टेज कन्वर्टर एम्पलीफिकेशन किस तरह, इसको एलैबोरेट थोड़ा करें, मुझे शायद अंदाजा नहीं, आप बताएं। प्यूरिफिकेशन के लिए सर, लाइक प्योरिफिकेशन के लिए एम्पलीफायर इस्तेमाल होता है, इसको भी बार मुझे बताएं, मेरी नॉलेज में थोड़ा इजाफा करें। प्योरिफिकेशन के लिए क्या मतलब, वाटर प्योरिफिकेशन, ब्लड प्योरिफिकेशन? नहीं, लेवल करंट और मतलब एम्पलीफाई कर रहे हैं ना, जिस तरह प्यूरिफिकेशन मतलब जितना हमने भेजना हो, ब्लॉक करना हो, इस वजह से लिमिटाइज करने के लिए। नहीं, ये एप्लीकेशन नहीं है आपकी, ये चीज़ स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही नहीं है। करंट और वोल्टेज एम्पलीफिकेशन अपनी जगह मैटर करती है, लेकिन कन्वर्टर्स वगैरह में वो नहीं करती। ये जो आप समझ रहे हैं ना, जैसे बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर, ये शायद आप नहीं समझ रहे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे कुछ सेंसर के ज़रिए से हमें आउटपुट मिलते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट में आपने थोड़ा देखा होगा कि जिस तरीके से हमारे लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल होते हैं या लो वोल्टेज लो करंट के सिग्नल होते हैं, तो इनको अचीव करने के लिए या गेट करने के लिए हमें एम्पलीफायर रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो एम्पलीफायर करते हैं और हमें वहाँ पे मिल जाता है। तो जैसे बाबर साहब बता रहे थे ना, तो इसकी एप्लीकेशन यहाँ है करंट और वोल्टेज एम्पलीफायर की। ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट के अंदर आपने सेंसस पढ़े, तो इनके लेवल के मुताबिक मिली वोल्ट्स और माइक्रो एम्पेयर्स के अंदर हमें करंट हासिल हो रहा होता है, वोल्टेज और करंट। तो इसको एम्पलीफाई करने के लिए हमें कुछ इस तरह की सर्किटरी रिक्वायर्ड होती है, जिसमें हम इन एम्पलीफायर्स को इस्तेमाल करते हैं और उससे वो सिग्नल हमें बढ़ के मिलता है। जैसे एक बंदे का वो था, FIP अजहर अली का था, शायद याद हो अगर, अजहर अली और सिराज वगैरह थे, इनका FIP है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के ऊपर। हाँ मुझे याद है, मैं एग्जामिनर था इसमें, सर नवेद जो इसके हैं सुपरवाइजर है। तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में यही चीज़ है कि आप प्रेशर अप्लाई करते हैं और उसके नतीजे में आपको आउटपुट मिलता है वोल्टेज की फॉर्म में, करंट की सूरत में, लेकिन वो वोल्टेज और करंट बहुत ज़्यादा माइन्यूट लेवल का होता है, उसे स्टेप अप करने की ज़रूरत है और उसे एम्पलीफाई करने की ज़रूरत है। उस मकसद के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं बक बूस्ट कन्वर्टर को। लेकिन बहरहाल इन माइन्यूट एप्लीकेशंस के लिए भी आपके एम्पलीफायर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर है, वोल्टेज और करंट एम्पलीफायर्स नहीं है। तो बहरहाल बाबर साहब की बात भी कहीं हद तक दुरुस्त है, लेकिन जर्नलाइज लेवल के मुताबिक वो चीज़ फुलफिल नहीं बैठती। इसी हवाले से कुछ मजीद एक स्टूडेंट ने बताया था, नुमान ने, कि मोबाइल टावर्स में भी इस्तेमाल होता है। तो बिल्कुल सही बात है, हमारे जो सिग्नल को हम कॉल करते हैं और उसको रिसीव किया जाता है, तो इन दोनों सूरतों में कॉलिंग और रिसीविंग के लिए, यानी सेंडर एंड रिसीविंग के पर्पस के लिए आपको एम्पलीफायर रिक्वायर्ड होता है, जिससे सिग्नल आपका एम्पलीफाई होता है। और उस मकसद के लिए आपको मॉसफेट बेस्ड क्लास डी एम्पलीफायर रिक्वायर्ड होता है, और ये सर्किट में बिल्ट इन होते हैं, उसके कार्ड्स, इसके बकायदा कार्ड्स होते हैं एम्पलीफायर्स के, जो डायरेक्टली बिल्ट इन होते हैं। और ये कार्ड जो है रिपेयर नहीं होते, ये जस्ट रिसाइकिल होते हैं, फेंक दिए जाते हैं और नए कार्ड लगते हैं। तो ये कार्ड की एक बड़ी साइंस है, जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम में होती है, और ये कार्ड जो है वो पूरे पूरे रिप्लेस होते हैं, रिपेयर नहीं होते। तो बहरहाल ये बात कहीं और जा रही है। तो मैंने एम्पलीफिकेशन की बेसिक नेसेसिटी आप लोगों से डिस्कस की कि हम एम्पलीफायर क्यों इस्तेमाल करते हैं और उसकी एप्लीकेशंस कहाँ होती है। जी जी बोले सर। एक अल्ट्रासोनिक एम्पलीफायर सुना था मैंने, उसके बारे में बता दें जरा। अल्ट्रासोनिक एम्पलीफायर, अल्ट्रासोनिक एम्पलीफायर की एग्जैक्ट तो मुझे वो नहीं पता, लेकिन हमारी जो अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसीज होती हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसीज एक ख़ास किस्म के एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है। जिस तरह अल्ट्रासाउंड किया जाता है उस मकसद के लिए, जैसे अल्ट्रासाउंड का मकसद मेजॉरिटी लोगों को पता होगा कि आप पेशेंट के ऊपर ये चेक करते हैं, जिस तरीके से हमारे कुछ
इंसानों को बीमारी हो जाती है, रसोली की बीमारी हो जाती है, या कोई ऐसे मर्ज होते हैं जिनको डायरेक्टली फिजिक के जरिए नहीं कर सकते, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड का टेस्ट लिखा जाता है कि जैसे रसोली हो जाना या कोई और मकसद के लिए। तो वो सिग्नल जब उसके सेंसर के जरिए सेंड किया जाता है और बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग होती है, तो एंड में जब वो सिग्नल रिसीव होता है सेंसर के बाद, तो आपको वो सिग्नल डायरेक्टली नहीं मिल रहा होता। आजकल जो अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं बहुत सारे टेस्ट के लिए, रसोली के लिए, दीगर बीमारियों के लिए, तो उसमें जो सिग्नल हमें मिल रहा होता है ना, वो लोअर लेवल का होता है। आजकल नई टेक्निक भी अल्ट्रासाउंड में आई भी, आपने सुनी होगी, कलर लेवल का अल्ट्रासाउंड और 3D अल्ट्रासाउंड, इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन हो गई है। तो इसमें जब अल्ट्रासोनिक वेव्स को आप सेंड करते हैं पेशेंट के ऊपर, उसकी स्किन के ऊपर जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आपके सिग्नल अल्ट्रासोनिक वेव्स के वो पेनिट्रेट करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, और वो सरायत करने के बाद उसको बाकायदा मॉनिटर करते हैं कि कोई बीमारी है, कोई रसोली है या कोई और मर्ज है। क्योंकि जिस तरह कैंसर हो जाता है और रसोली से कैंसर बन जाता है और उसकी फिर शाखें बनती हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है इस अल्ट्रासोनिक सेंसर और अल्ट्रासोनिक के पूरे टेस्ट के जरिए से। तो आपको पता लगता है कि एक पेशेंट को अगर वो रसोली कैंसर का बाइस अगर नहीं बन गई है, तो फिर उसकी जड़ें कहाँ कहाँ हैं और वो किस तरह फैल गई है, ऑपरेशन किस लेवल का करना चाहिए। तो उस मकसद के लिए हमें अल्ट्रासोनिक टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। मैं ये बता रहा था, जब आपको रिसीव होता है सिग्नल अल्ट्रासोनिक का मॉनिटर के ऊपर देखने के लिए, तो वो बहुत वीक लेवल का होता है। उस मकसद के लिए आप एम्पलीफिकेशन को इस्तेमाल करते हैं और अल्ट्रासोनिक वेव्स को आप एम्पलीफाई करते हैं, सिग्नल बूस्ट होता है और देन आपको मॉनिटर पे वो नज़र आता है बाकायदा। फिर उसकी स्नैप तस्वीर भी ली जाती है, 3D में ले लें या उसको कलर वे में ले लें, तो इस तरीके से आपको वो फुलफिल हो पाती है। और इस मकसद में फुलफिल करने के लिए हम इवन एम्पलीफायर्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इवन मतलब एम्पलीफायर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में नुमान साहब मैंने जवाब दे दिया है, होपफुली मेरी नॉलेज के मुताबिक। जी सर, ठीक है सर। तो इस मकसद के लिए हम एम्पलीफायर्स को भी इस्तेमाल करते हैं। और कम्युनिकेशन में नुमान साहब ने बताया बिल्कुल, मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक सब्जेक्ट भी पढ़ा था जिसमें 5G के ऊपर मैं पढ़ रहा था। तो उस मकसद में फाइबर ऑप्टिक्स, बूस्टर्स और डायग्राफ्राम्स वगैरह, और इसके अलावा डायाफ्राम्स और जो कोडिंग टेक्निक्स होती हैं, इनमें भी एम्पलीफिकेशन इस्तेमाल होती है। फाइबर और टेक्स के जो होते हैं बूस्टर्स होते हैं, उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। कोएक्सियल केबल्स में, इसमें भी बूस्टर होते हैं। बूस्टर मतलब एम्पलीफायर्स वगैरह। तो इन मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपने बूस्टर्स को, एम्पलीफायर्स को। और फिर इसकी कम्युनिकेशन साइड और 5G कम्युनिकेशन के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो बहरहाल वो ये हमारा वो नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एम्पलीफायर्स की बाकायदा एक लेवल की इम्प्लीमेंटेशन है एप्लीकेशन लेवल तक। और ये ध्यान में रखिएगा, जो एग्ज़ाम के सवाल होंगे वो मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस भी दे सकता हूँ जो इम्प्लीमेंटेड लेवल तक हो। अच्छा, वो जो सवालात होंगे वो एक थिंकिंग बेस होंगे, मतलब हर बंदा अपने मुताबिक उसे जवाब देगा। तो अगर किसी ने किसी का कंटेंट कॉपी किया तो ऑटोमेटिकली वो पकड़ पे आ जाएगा, क्योंकि दो लोग किसी एक रिसर्च बेस्ड सिनेरियो को सर्च करते हुए एक जैसा नहीं सोच सकते। जिस तरह नुमान साहब एम्पलीफायर जो अल्ट्रासोनिक के बारे में कुछ और समझ रखते हैं, सोच रखते हैं, उनका सर्च करने का तरीका इंटरनेट पे कुछ और है, मेरा कुछ और है, तो हम दोनों एक ही चीज़ नहीं देख सकते। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में अगर मैं एम्पलीफायर्स की एप्लीकेशन दे दूं, तो नुमान साहब उसको कम्युनिकेशन सिस्टम वाइज ले सकते हैं, बाबर उसको अल्ट्रासोनिक वेव कम्युनिकेशन, अल्ट्रासोनिक एम्पलीफाइड बेस पे लिख सकते हैं, सिराज जो है उसको स्पीकर की बेस पे लिख सकते हैं। तो वो टेंटेटिव और रियलिस्टिक एग्जाम्पल बेस्ड फाइनल के और मिड के सवालात होंगे, जिसमें आप अपनी नॉलेज के मुताबिक उसका जवाब देंगे। वो भले ही ऑनलाइन हो, लेकिन दो लोग एक जैसा नहीं सोच सकते। तो इसीलिए पेपर इसके मुताबिक, जिसे कहते हैं एनालिटिकल, बनाया जाएगा। और एनालिटिक पेपर के मुताबिक हर बंदे के मुख्तलिफ जवाबात होंगे उसमें। कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। बाबर साहब अटेंडेंस लेके शेयर कर दीजिए, टुडेज सेकंड सेशन पार्टिसिपेंट अटेंडीज। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। A small audio signal is amplified and pulse with modulation to produce a PMW signal at the output of the modulator, where voltage gain is achieved. The pulse width modulating drive the complementary MOSFET stage to achieve power amplifier.
The pulse width modulation signal is filtered and the amplified audio signal appear on the sufficient drive speaker level. ये हमने पढ़ लिया था, रिपीट हो रहा है. अब हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं क्लास डी एम्पलीफायर के पूरे लुब्बे लुबाब को. इसको अच्छी तरह देखिएगा क्योंकि अब हम यहाँ पर सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं. देखिए आपका ऑडियो सिग्नल ना बहुत लोअर लेवल का होता है. जैसे मेरी आवाज़ है, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी, बड़ी कम एम्पलीट्यूड, बड़े कम लेवल्स की हैं. जिस तरह बाबर साहब कहीं और बैठे हुए हैं, नौमान कहीं और बैठे हैं, सिराज कहीं और हैं, और सब लोग मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हुए हैं. अब इन तक मेरा सिग्नल जो है वो बहुत वीक पहुंच रहा है. तो अब इन लोगों ने जो है ना अपनी अपनी डिवाइस ली हुई है. कोई टैबलेट से कनेक्ट है, कोई मोबाइल से, और कोई लैपटॉप से मेरा लेक्चर सुन रहा है. अब जब बोल रहा हूँ ना, तो मेरे लैपटॉप में एक एम्पलीफायर लगा हुआ है जो मेरे माइक से सिग्नल को रिसीव करता है और उसको मॉड्यूलेट करता है. ठीक है, मॉड्यूलेट करता है. मॉड्यूलेट करने के बाद मेरा सिग्नल, इंफॉर्मेशन सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से कंपेयर होता है और उससे जनरेट होती है मेरी पल्स विद मॉड्यूलेशन का सिग्नल. मेरी पल्स विद मॉड्यूलेशन का सिग्नल इससे जनरेट होता है और वो कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर में जाता है. और आखिर में दोबारा से जब मैं उसे रिसीव कर लेता हूँ तो पल्स विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर के बाद जो एम्पलीफाई होके गया है लो पास फिल्टर से गुजरता है. और लो पास फिल्टर से गुजरने के बाद इसमें हार्मोनिक्स और कैरियर सिग्नल को रिमूव कर दिया जाता है और आखिर में इंफॉर्मेशन सिग्नल जो आपका लोअर एम्पलीट्यूड का था वो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ एम्पलीफाई होके मिलता है. और ख़ास तौर पे आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल आउटपुट के मुकाबले में इनपुट का इन फेज होके मिलता है. ठीक है, यहाँ तो कोई बताएगा इन फेज का मतलब क्या है? What is the meaning of in phase? इनपुट का सिग्नल आउटपुट के साथ इन फेज है. तो इन फेज का मतलब क्या है जनाब? असद अनवार साहब मौजूद हैं. असद साहब आप तो बोलते ही नहीं है, कुछ बोल दें, अपनी प्यारी सी आवाज सुना दें हमें आज. सर प्रॉपर सिग्नल पास हो शायद. चलें कोई और बताए. मोहम्मद रजा साहब आप बताएं. रजा, शाह फैसल, सिराज बताएं. इनपुट का सिग्नल आउटपुट के मुकाबले में इन फेज है, तो इन फेज का मतलब क्या है? जी जनाब, इन फेज का क्या मतलब है? इन फेज का मतलब ये होता है कि जनाब अगर एक नेगेटिव वेव आपकी स्टार्टिंग में है तो आउटपुट सिग्नल की वेव भी स्टार्टिंग में नेगेटिव मिले, और इनपुट सिग्नल की अगर उसके बाद पॉजिटिव साइकिल है तो आपको पॉजिटिव साइकिल मिले. ये चीज़ कहलाती है इन फेज. बाज मॉड्यूलेटर, एम्पलीफायर, सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इनपुट के मुकाबले में आउटपुट जो है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिल रहा होता है. तो इस मकसद के लिए हम एक ऐसे क्या कहते हैं उसको, एम्पलीफायर को तलाश करते हैं जो इनपुट और आउटपुट को इन फेज रख के एम्पलीफाई करे. एक छोटी चीज़ इसमें रह गई, वो बता देता हूँ मैं. यहाँ पे वोल्टेज गेन हमें मिल रहा है. वोल्टेज गेन, ये जो वोल्टेज गेन आप देख रहे हैं, यहाँ से हम सिग्नल लेते हैं और वोल्टेज को यहाँ से गेन करा जाता है. यहाँ वोल्टेज गेन आता है सिग्नल में, और उसके बाद ये है आपका पावर गेन, यानी यहाँ पे पावर में बूस्टअप किया जाता है एम्पलीफायर के तौर पे ना. एम्पलीफायर है आपका, बूस्टअप करने के बाद आपको आउटपुट सिग्नल अपना अचीव हो जाता है, मिल जाता है. और इस तरीके से एम्पलीफिकेशन क्लास डी मॉसफेट बेस एम्पलीफायर के सिग्नल फ्लो में हम उसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं. यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी इस हमारे पूरे एम्पलीफायर के ब्लॉक डायग्राम में सिग्नल फ्लो में हो किसी को तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा. असद अनवार, बाबर, नोमान, शाह फैसल, सिराज, कोई डिफ़िकल्टी किसी को हो अगर इस ब्लॉक डायग्राम में तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा. कोई भी डिफ़िकल्टी है किसी को तो अगर. सर अगर फेस जो है वो चेंज होकर मिले, जैसे नेगेटिव है तो पॉजिटिव होकर मिले, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे?
से क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा फेज अगर आउट ऑफ दैट होके मिले तो वो इन्वर्टिंग हो जाता है उससे, और इन्वर्टिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो भी सिग्नल है ना वो आपको इन्वर्टिंग लेवल पे मिल रहा होता है, और उसकी नेचर वाइज वो इन्वर्ट हो जाता है। तो जो आपको रिक्वायर्ड सिग्नल होता है वो पॉजिटिव वे में नहीं मिल पाता, और इसी वजह से हम बहुत सारे एम्पलीफायर के एंड पे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिसे ओपैम भी कहते हैं, ओपैम का पता होगा काफी लोगों को, ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम जो है 742 741 ये दो आईसीज होती हैं ओपैम की जो इस्तेमाल की जाती हैं आपके ओपैम के अंदर, और ओपैम के अंदर इस तरीके से उसको फुलफिल किया जाता है जो कि इन्वर्टिंग और नॉन, ये दो मोड पे काम करता है जो आपका ओपैम्प होता है, ठीक है। यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो आपका है वो काम करता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में वो आईसी लगी होती है 555 टाइमर की आईसी, और उसमें फिर आपकी मॉड्यूलेशन भी हो रही होती है 555 टाइमर आईसी के तौर पे ओपैम्प काम करता है। तो बाज़ वक़्त हमारा सिग्नल अगर नॉन इन्वर्टिंग मिल रहा होता है तो हम एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगाकर, जो कि लगाया जाता है, और फिर उस सिग्नल को इन फेस करके हम हासिल करते हैं, क्योंकि वरना इंफॉर्मेशन हमारी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज और इन्वर्टिंग मोड में मिलेगी, और वो चीज़ हमारे सिस्टम के लिए और हेरेबल लेवल के लिए इन्वर्टिंग होगी। मतलब हम उसे क्या कहते हैं, बता तो सकेंगे, ट्रांसमिट कर सकेंगे, लेकिन उसको सुनने में हमें दिक्कत होगी, इन्वर्टिंग सिग्नल के लेवल पे मिलेगी। इसीलिए असल में इस तरह की चीज़ हमें मिलती क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी आपको इन्वर्टिंग सिग्नल मिल रहा होता है आउटपुट लेवल पे, तो उसको इन्वर्ट करके आप उसके इस थीम को हासिल कर पाते हैं। तो उस मकसद के लिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो आपका वो होता है ओपैम्प, ओपैम्प को इस्तेमाल करते हैं उसके इन्वर्टिंग मोड को, और उस इन्वर्टिंग मोड से सिग्नल को आप पॉजिटिव वे में बनाकर उसको हासिल कर पाते हैं। तो उसका नुकसान और फ़ायदा फिर मैंने इस तरह से बताया है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई और डिफ़िकल्टी किसी के जहन में हो तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का फर्दर मोर, वो मॉसफेट एनालॉग स्विच के ऊपर है, स्विचिंग। मॉसफेट एनालॉग स्विचिंग, एनालॉग स्विच क्या होते हैं कोई बताएगा, और ख़ास तौर पर मॉसफेट के? जी जनाब, कोई बताए मॉसफेट एनालॉग स्विचिंग का क्या मतलब है? भाई स्विच का मतलब तो ये होता है ना, स्विच दो काम करता है, ऑन करता है और ऑफ करता है, जिसे हम कहते हैं कट ऑफ और सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब ऑन, और कट ऑफ का मतलब ऑफ, ठीक है। तो आपका मॉसफेट एज अ स्विच काम करता है ऑन और ऑफ में। जी कुछ कोई कहना चाह रहा है? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि मॉसफेट एनालॉग स्विचिंग इट्स मीन के मॉसफेट को या मॉसफेट की जो स्विचिंग है उसको हम अपने मैनुअली ऑन ऑफ करवा सकें। मैनुअली की बात तो नहीं है, मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर की आपने वो शुरू में पढ़ा होगा, मैट्रिक के लेवल पे पढ़ाया जाता है बच्चों को। वो एक छोटी सी कभी कभी डेफिनेशन लिखने के लिए आती है कि मैट्रिक के लेवल पे कि ये बताएं कि एप्लीकेशन क्या है आपके ट्रांजिस्टर की। तो हमने सब लोगों ने रट्टा लगाया होता था उस टाइम कि ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ स्विच। तो वो होता तो मैनुअली है, लेकिन इसका मतलब ये होता है अगर आप मॉड ऑफ एम्पलीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसके लिए फिर स्पेसिफिक सर्किटरी को लेके आप उसे इस्तेमाल करेंगे। और अगर स्विच को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इस तरह होगा कि आप उसके गेट पे सिग्नल दें तो वो ऑन हो जाएगा, गेट पे सिग्नल नहीं दें तो वो ऑफ हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी और तरीके होते हैं ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच के तौर पे ऑन और ऑफ करवाने के, ठीक है।
यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। MOSFET are widely used in analog and digital switching applications. MOSFET जो है ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहे हैं ज़्यादातर एनालॉग और डिजिटल स्विचिंग एप्लीकेशंस के लिए। डिजिटल का मतलब तो यही है कि डिजिटल स्विच जो है वो 1 और 0 पे काम करता है, जबकि एनालॉग स्विच जो है वो ऑन ऑफ के लिए काम करता है और उसमें वो नहीं होती, ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती, लॉस एनालॉग में ज़्यादा होता है, डिजिटल में लॉस कम होता है, और डिजिटल के स्विच पे लॉस कम होने के नतीजे में उसका स्विच काम करता है 1 और 0 पे। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन पे काम किया जाता है। कंटिन्यू करते हैं। तो एनालॉग मॉसफेट को वाइडली ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है एनालॉग और डिजिटल स्विच के तौर पे भी एप्लीकेशंस में। कोई कुछ कहना चाह रहा है तो प्लीज़ बोले, कोई सवाल किसी के जहन में हो अगर। जी सर मैं ये कह रहा था कि जब हम मॉसफेट को एनालॉग सॉरी डिजिटल के थ्रू हम यूज कर रहे हैं 0 या 1 देके, जी 0 देके ऑफ करा रहे हैं और 1 देके ऑन करा रहे हैं, सो इट्स मीन कि हम एनालॉग की तरह ही कर रहे हैं कि हम उसको ऑफ करा रहे हैं और ऑन करा रहे हैं। नहीं, ये दोनों में फ़र्क है। देखें, असल में ये एक चीज़ होती है, एनालॉग का मतलब ये होता है कि हमारी वेव की जो नेचर है ना वो एनालॉग वाली है। ये वाली इसमें बता देता हूँ, ये वाली ये एनालॉग होती है, ये एनालॉग नेचर है, और ये जो है वो डिजिटल नेचर है। इनमें फ़र्क है। इसके अलावा भी पल्सेस की सूरत में ऑन ऑफ होता है। तो डिजिटल जो है वो सैम्पलिंग लेवल पे होती है, जबकि जो एनालॉग होती है वो कंटिन्यूस वेव की होती है, कंटिन्यूस वेव। और कंटिन्यूस वेव में स्विचिंग यहाँ भी हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ। तो इसका मतलब उसमें मेमोरी एलोकेशन और कहीं पे भी कट ऑफ एक साथ हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन की लैकनेस, इंफॉर्मेशन का लॉस होना एनालॉग में ज़्यादा है, जबकि डिजिटल में आपके सिग्नल की सैंपल हुई हुई होती है, सैम्पलिंग। तो सैंपल में स्विच करने का मतलब ये होता है कि प्रॉपर तरह की सिग्नल एक्यूरेसी और सिग्नल लॉस आपका नहीं होता। तो डिजिटल स्विचिंग और एनालॉग स्विचिंग में फ़र्क है। ओके सर, तो सर इट्स मीन कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें साइन वेव चाहिए तो वो हमें एनालॉग में मिलेगी। हाँ, एक हद तक तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने शायद बात समझी नहीं मेरी। मैं ये कह रहा था कि आपकी बात सही है, लेकिन वो इससे रेलेवेंट नहीं है। जो हमारा एनालॉग सिग्नल है ना, इसमें स्विचिंग यहाँ पे होती है, और डिजिटल में स्विचिंग पल्सेस की सूरत में होती है। डिजिटल में सिग्नल सैंपल्स की सूरत में होता है, जबकि एनालॉग में सिग्नल मेरा इस नेचर में होता है। इसे कंटिन्यूस नेचर कहते हैं। इसमें जब हम स्विच करते हैं तो मेरी इंफॉर्मेशन का चांस ज़्यादातर होता है कि वो लॉस हो जाए, लेकिन डिजिटल में स्विच जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत कम चांस होता है कि मेरी इंफॉर्मेशन लैक हो जाए, क्योंकि वो प्रॉपर सैंपल हुई भी होती है। तो और इस हिसाब से हम कहते हैं कि डिजिटल में जो इंफॉर्मेशन लॉस है वो बहुत कम होता है, जबकि एनालॉग में इंफॉर्मेशन लॉस एज अ स्विच के तौर पे ज़्यादा होता है। तो ये एक फ़र्क है। हम कंटिन्यू करते हैं। और कोई सवाल किसी भाई का है तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, रिकॉल कर दूंगा। कंटिन्यू करते हैं। तो एनालॉग as well as the digital switching applications. In the preceding section you saw how MOSFETs are used in the switching mode in class D amplifiers. तो MOSFET जो है वो यूज होता है क्लास डी एम्पलीफायर की स्विचिंग के तौर पे भी। अभी हमने जो एप्लीकेशन पढ़ी है क्लास डी एम्पलीफायर की, वो एम्पलीफिकेशन मोड की पढ़ी है, और अब हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं मॉसफेट की स्विच के तौर पे। और स्विच का मकसद क्या होता है? ऑन करवाना या ऑफ करवाना। ये एक सिंपल वे में बता रहा हूँ। तो क्लास डी एम्पलीफायर में जो मॉसफेट इस्तेमाल होता है उसको स्विच के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली दे एग्जिबिट वेरी लो ऑन रेजिस्टेंस। इसकी जो है रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है, वेरी हाई ऑफ रेजिस्टेंस एंड फास्ट स्विचिंग टाइम। इसका जो स्विचिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन यू विल बी, अच्छा ये तो वो है कि कंटेंट क्या है इसका। अच्छा, मैं इसका एक ओवरव्यू जल्दी से करवा देता हूँ। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, हम आपके लिए रिकॉल कर देंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ये है वो चीज़ जिसको हमें पढ़ना है। क्योंकि ये टॉपिक बहुत सिंपल है, इसलिए मैं जस्ट जल्दी गोइंग थ्रू करूँगा, क्योंकि बीजेटी में भी एज अ स्विच करवाया जाता है, तो उस तौर पे ये चीज़ होती है। ठीक है, ओके जी। तो मैं आता हूँ डायरेक्टली वेव के ऊपर ना। स्विच को डायरेक्टली सब लोग समझते हैं, और ये तो बीजेटी में बेसिक लेवल की चीज़ है। अच्छा, ये तो सब लोगों को पता होगा ना कि मॉसफेट में मैंने स्टार्टिंग में इसमें काफ़ी टाइम लगा दिया था,
4-5 सेशन मैंने इसको रिपीटेशन में बताया है, तो बहरहाल फिर भी रिपीट कर देता हूँ मैं। जब स्टार्टिंग में हम मॉसफेट के कर्व को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में हमें VDS यहाँ पे ऑन होके मिलता है, यानी इस लेवल पे आके ट्रांजिस्टर आपका चलने के। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम करते ये हैं कि जब हमारा मॉसफेट स्टार्ट होता है तो इसका स्टार्टिंग के इस रीजन को कहते हैं ओमिक रीजन। ये वाला जो रीजन होता है इसे कहते हैं सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन। ये मॉसफेट के एम्पलीफायर का एक्टिव रीजन है, सैचुरेशन रीजन है, ये इसका ऑफ लेवल है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर अगर पहुंच जाए ना तो वो ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे रहे तो यहाँ पे भी ऑफ होगा। ठीक, तो ट्रांजिस्टर जो मॉसफेट का है उसको अगर एज एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो वो थोड़ा टिपिकल लेवल का है, और स्विचिंग लेवल पे भी ना। तो ये है ओमिक रीजन, ये है एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, और उसका नाम होता है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है। यहाँ पे इसकी हाई रेजिस्टेंस मिलती है, इनपुट रेजिस्टेंस हाई इस लेवल पे मिलती है, और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मॉसफेट ऑन मिलता है। ठीक है, इसकी खासियत ये है, इसमें आपको मॉसफेट ऑन भी मिलेगा और एम्पलीफाई होता हुआ भी मिलेगा, जबकि बीजेटी में ये चीज़ ज़रा मुख्तलिफ लेवल की है। ठीक है, फिलहाल बीजेटी को तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बीजेटी बहुत बेसिक है चीज़ और उसका कर्व भी हमारे सामने नहीं है। तो ये आपका ओमिक रीजन, रिपीट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, ये इसका ओमिक रीजन है, ये इसका सैचुरेशन और एक्टिव रीजन है, और ये जो लेवल है ये इसका कट ऑफ रीजन है। तो ये बस एक सिंपल सी बात है। अगर आपको ऑन पे इस्तेमाल करना है तो ये लोड लाइन है, ये लोड लाइन होती है। ये अगर लोड लाइन इस रीजन में हो तो एक्टिव रीजन, ऑन रीजन, और ये लोड लाइन अगर इस लेवल पे पहुंच जाए तो इसे कहते हैं आपका ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, एनालॉग स्विच के तौर पे काम करता है। ये बिल्कुल ऐसी है, आप यहाँ पे सप्लाई दे दें बाइसिंग की तो ये ऑन हो जाएगा, और अगर सप्लाई नहीं दें तो ऑफ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ये तो और इतना बेसिक है, मैं रिपीट करता हूँ बहरहाल इसको। देखिए, आपने गेट पे सिग्नल 0 दिया हुआ है, अब जब गेट आपने खोला ही नहीं है तो सिग्नल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा ही नहीं, तो आउटपुट पे क्या आएंगे, 0 वोल्ट। और जब आपने सिग्नल यहाँ दिया हुआ है और गेट के ऊपर बाइसिंग वोल्टेज आपने दिए हुए हैं, तो इसके नतीजे में आपका आउटपुट सिग्नल जनरेट होगा। ये सिंपल सी बात है एक स्विच की, समझ रहे हैं मेरे ख्याल में सब लोग। ये बहुत बेसिक है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा किसी को तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। होपफुली सबको समझ आ गया होगा कि अगर गेट पे सिग्नल देंगे तो गेट खुला रहेगा, सिग्नल जनरेट हो जाएगा। गेट पे सिग्नल नहीं देंगे तो ये ऑफ रहेगा। तो ये एनालॉग स्विच होता है। तो ये एक एप्लीकेशन है ट्रांजिस्टर ऑफ मॉसफेट क्लास डी एम्पलीफायर की एज अ स्विच और एज अ एम्पलीफायर। ये दोनों बातें मैंने डिस्कस कर ली हैं। तो ठीक है जी, तो इसके हिसाब से यहाँ तक हम सेशन को अपने एंड करते हैं और फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ये सेशन यहाँ पे ना एंड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसे एंड कर रहा हूँ और सेशन को यहाँ से दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे। तो कोई सवाल किसी का है तो काइंडली पूछ लीजिए। लेस देन अ मिनट रह गया है ये सेशन एंड होने में, हम इसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे एनालॉग स्विच एप्लीकेशन के तौर पे। कोई डिफ़िकल्टी अगर है किसी को तो पूछ लीजिए। ये सेशन यहाँ एंड हो रहा है, हम इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे, सेशन को कंटिन्यू करेंगे, और ये सेशन यहाँ पे एंड हो रहा है। उसी लिंक के साथ जो मैंने ग्रुप पे आप लोगों को शेयर किया है उससे दोबारा सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं और पार्ट 3 दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे सेशन के मुताबिक। ठीक है।